नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वास्थ्य से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम इंडिया हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इंडिया हेल्थ के हर एपिसोड में हम किसी विशेष स्वास्थ्य संबंधित समस्या पर चर्चा करते हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उसके उपाय पर भी बात होती है। आज के इस एपिसोड में हम हृदय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हृदय रोगों की बात होगी, हार्ट अटैक पर हम आपको कुछ नई जानकारियां भी देंगे और हम जानेंगे कि हृदय रोग के मुख्य कारण क्या हैं, इसके लक्षण किस तरह से होते हैं और कैसे आप इसके उपचार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इंडिया हेल्थ के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं फरिश्ता हॉस्पिटल के डायरेक्टर और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ए फरिश्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम इंडिया हेल्थ पर। सर, आज का विषय ऐसा है कि जो काफी लोगों को मालूम तो है, लेकिन इसकी बहुत बेसिक जो चीजें हैं वो लोगों की जानकारी में नहीं है। सबसे पहले सर, शुरुआत हम चर्चा किसी बात से करते हैं कि जो हृदय रोग होता है इसके मुख्य कारण क्या होते हैं और लोगों को इन्हें कैसे पहचानना चाहिए। देखिए, चर्चा का विषय जरूर यह है कि हृदय रोग के क्या लक्षण होते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं इसलिए कि कुछ जानकारी नागरिकों को दे ताकि उनका भला हो सके। उसके बारे में थ्योरेटिकल बातें न की जाएं, ये बेहतर है कि आज के युग में हम लोग को क्या देखना है। अगर बच्चा है, बच्चे में भी हृदय रोग होता है, तो हमको क्या लक्षण ढूंढना है। हमको बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, खांसी हो रहा है, पसली चल रही है, मतलब जिसको सांस की तकलीफ, वो पैदाइशी होती है बीमारियां, तो बच्चों में ये देखना है आपको कि ऐसे लक्षण तो नहीं हो रहे। फिर ये देखना है आपको कि कहीं उनको जोड़ों में दर्द, बुखार नहीं आ रहा है, उनका वाल्व खराब, तो वो हम लोग को सिर्फ गाइड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। लेकिन जो प्रमुख चीजें हैं जो अब हम लोगों को आम जनता के लिए प्रचारित करना है और उनको जागरूक करना है, वो ये है कि अगर आपको अपने लक्षण है कि आपको सीने में दर्द हो, पसीना निकले, सांस में तकलीफ हो, और बाकी जिसको आप गैस की तकलीफ समझ रहे हो वो जरूरी नहीं कि गैस की तकलीफ हो। और अगर आपकी उम्र 25-30 से ऊपर है तो आप ये मान के चलिए कि आपको अपने हृदय के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। आसपास के लोगों को बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना अति आवश्यक है। तो ये लक्षण इंपॉर्टेंट है कि छाती में दर्द हो रहा है, पसीना निकल रहा है, घबराहट हो रही है, ये हृदय हार्ट अटैक के लक्षण हैं। जिनको पहले हो चुका है वो तो बता ही देंगे, लेकिन जिनको नहीं हुआ है वो भी इस चीज को ध्यान रखें और कि हमको हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो गया। और जिस समय आपको हार्ट अटैक होता है उस समय आपको क्या करना है वो अपन चर्चा में। बिल्कुल सर, जो लक्षण आपने बताए हैं, क्या हम इन्हें शुरुआती लक्षणों की पहचान के तौर पर देख सकते हैं या फिर जो शुरुआती लक्षण है वो थोड़े भिन्न भी देखने को मिलते हैं? देखिए, शुरुआती लक्षण में आपको बहुत केयरफुल रहना है। इस चीज का केयरफुल रहना पड़ेगा आपको कि आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। हार्ट अटैक की फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। माता पिता ये दोनों को या भाई को, कई फैमिली में कई लोगों को होता है, उनको बहुत ध्यान देने योग्य लक्षण है। और ऐसे व्यक्ति को अपना जांच जरूर करवा लेना चाहिए, चाहे उसको कोई लक्षण हो चाहे नहीं। अगर शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या अन्य कोई ऐसी बीमारी है जिससे तकलीफ हो सकती है, तो उन लोगों में लक्षण दिखें तो ठीक है, लेकिन उनको बहुत जरूरी है कि अपना जांच करवाना है। दूसरी चीज जो अब प्रचारित ज्यादा होती है वो है कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए, मैं अक्सर जब हॉस्पिटल में बैठता हूं और जब देखता हूं कि आजकल लोग डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाने पहले जाते हैं। इतना पुलिंदा ब्लड टेस्ट का लेके आते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल की जांच, क्लोराइड, फास्फोरस और दुनिया भर के GFR, मतलब एक डॉक्टर उसको रिपोर्ट को देके करेगा क्या? लेकिन वो इतना बड़ा पुलिंदा जब आपको पेश करता है, जब आपके घर आता है, ब्लड ले जाता है और ये रिपोर्ट दे देता है, बॉडी चेकअप हो गया, कितना पैसा लगा? 3200 रुपए लगा। आप खुश, आपके बगल में आपकी बीवी बैठी रहती है, उसका भी चेकअप करा लेते हैं आप। चलो भाई, आया है आदमी, तुम भी निकलवा लो ब्लड, तुम्हारा भी हो जाएगा। वो कोई गेस्ट आया है, उसका भी करवा देते हैं। लेकिन उनको कोई तकलीफ है क्या? नहीं। उनको कोई परेशानी है क्या? तो ऐसी स्थिति में ब्लड टेस्ट इस तरीके से हेल्थ चेकअप कराना और ब्लड टेस्ट कराना पूर्णतः गलत है, मेडिकली इनकरेक्ट है। जी, ये बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी कि जब तक आपको डॉक्टर कंसिडर ना करे, आप अपने मन से बिल्कुल भी इस तरह के टेस्ट ना कराएं
और आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें भी जागरूक करें, क्योंकि एक जो विषय विशेषज्ञ होगा वही जानकारी दे सकता है कि इस वक्त आपको किस तरह के प्रिकॉशंस की जरूरत है, किस तरह के टेस्ट की जरूरत है। सर, आप इतने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपका अनुभव क्या कहता है कि जो हृदय रोग होते हैं उनकी रोकथाम के लिए जो स्टेप्स हैं, प्राइमरी स्टेप्स, वो हम क्या ले सकते हैं? देखिए, स्टेप्स तो ये है कि आपको अपनी खान पान और जीवन शैली, जो हम ये बात कर रहे हैं हार्ट अटैक से बचने की, उसमें ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जीवन शैली कैसी है और आप खान पान क्या खाते हो। बढ़ क्यों रहे हैं हार्ट अटैक के मरीज, इंडिया में क्यों बढ़ रहे हैं, अपने सबसे ज्यादा क्यों सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हो गए, सेकंड लार्जेस्ट हो गए दुनिया में, इसलिए हो गए कि हमारा खान पान आज वेस्टर्नाइज हो गया। हम लोग आजकल पिज्जा खाते हैं, समोसा खाते हैं, सब फ्राइड चीजें खाते हैं, कैंड चीजें खाते हैं। वो एक ऑर्डर दो स्विगी को तो वो लेके आ जाएगा, पूरा गंदा ऑयल, ये सब तो हम ये सब खा रहे हैं। इसलिए फास्ट फूड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं हमेशा कहता हूं कि दो चीजों का ध्यान रखिए, एक शक्कर और दूसरा नमक, दोनों बराबर लीजिए, लेना जरूरी है लेकिन अत्यधिक न लें। तो ये तो आपके खान पान का हुआ। दूसरा आपकी जो लाइफस्टाइल है, एक तो खान पान होती है, दूसरा आप जीवन कैसा बिताते हो। आप टेंशन में रहते हो, आप काम करते हो, आपके पास में अपने शरीर की ओर ध्यान देने के लिए वक्त नहीं है कि मैं जाऊं वॉक करूं। आपको कुछ नहीं करना है जीवन में, सिर्फ अगर आप 6 मिनट रोज पैदल चलेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी है या नहीं है। सबसे बड़ा टेस्ट इज 6 मिनट्स वॉक टेस्ट, जिसको मैं हर जगह अपने लेक्चर्स में बोलता हूं, सबको बताता हूं कि भाई 6 मिनट पैदल चल के देखो, नॉर्मल रफ्तार में जैसा चलते हैं, और हो सके तो आपके पास में अगर कोरोना काल का वो ऑक्सीमीटर हो तो पहले लगा लो, 6 मिनट चलने के बाद फिर लगा लो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई मेरा कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक ठाक है, मतलब मेरा हार्ट को ऑक्सीजन सही मिल रहा है, मेरा हार्ट बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये 6 मिनट टेस्ट करिए, पैदल चलिए, व्यायाम करिए। सबसे अच्छी एक्सरसाइज मेरे हिसाब से न साइकिलिंग, न ट्रेडमिल, न कुछ, आप सिर्फ सरकार की बनाई हुई सड़कें हैं जी, सड़कों के बगल में जो जगह रहती है उस पर चलिए पैदल। सड़क के ऊपर कृपया न चलें क्योंकि वो नुकसान करता है घुटनों को। तो पैदल चलिए, थोड़ा व्यायाम करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि योग को जितना हमने पहले प्रमोट किया था पौराणिक काल में, उसका नाम योग था। विदेश चले गया, लोग विदेश लेके चले गए, उसका नाम योगा हो गया, और योगा होके वापस आया तो सब करने लगे। लेकिन है ये हमारी प्रणाली, और हमको इसको भूलना नहीं चाहिए कि योग ही वो ये शक्ति है जो हमको बीमारी से लड़ने की क्षमता देती है, हार्ट अटैक से बचाएगी, हर चीज से बचाएगी। तो योग जरूर करिए, योग जरूर करें। और नेचुरल टेस्ट, जैसा कि सर ने आपको बताया कि लैब टेस्ट की जरूरत नहीं, सिर्फ आप पैदल चलें 6 मिनट वॉक, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके हार्ट की स्थिति क्या है। सर, आपके विचार में जो आजकल हृदय रोगों की संख्या एकदम से बढ़ी है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या सिर्फ खान पान और लाइफस्टाइल को ही इसका कारण माना जा सकता है? मैं तो यही मानता हूं कि लाइफस्टाइल और खान पान ही हमारा चेंज हुआ है। जो चीज हमारी चेंज हुई है उसको ध्यान दीजिए। बाकी चीजें अगर आप टेस्ट वेस्ट करा के मैं अपना कोलेस्ट्रॉल कैसे कम कर लूं, तो कल कुछ दूसरी रिसर्च आएगी, चौथी रिसर्च आएगी। लेकिन आपको जो खाना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको जो खाना है वो आप साउथ इंडियन डाइट खाइए। लोग जरूर कहते हैं कि भाई वहां तो ऐसा ये खाते हैं, आप ध्यान रखिए, आप ब्राउन राइस खाइए, शुगर में भी फायदा। आप घी खाइए, गाय का घी खाइए, ब्राउन राइस खाइए, सब्जी सब खाइए, मटन चिकन एकदम ना खाएं तो बेहतर है, और रोटी ना खाएं, सफेद चावल ना खाएं जी, ठीक है। तो खान पान में ये ध्यान दें। और हम लोगों की जिंदगी इतनी स्टीरियोटाइप सीडेंट्री हो गई कि हम लोग वर्जिश की तरफ ध्यान नहीं देते, तो वर्जिश करना चाहिए। योग, जैसे मैंने पिछली बार कहा कि योग भी करिए, थोड़ा अपना ध्यान रखेंगे अपने शरीर के लिए, अपनी सेहत के लिए सिर्फ 10-15 मिनट की आवश्यकता है रोज, उतना वो करिए। ये आप जब योग करते हैं, आप ये मत सोचिए कि कोई हम बहुत बड़ा काम करें, ये एक्सरसाइज, एक मेडिटेशन है। आप दोस्तों के बीच में बैठ के 10-15 मिनट का गप चढ़ाकर लगाते हैं, क्या होता है? ये मेडिटेशन है, दैट इज मेडिटेशन। लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग फ्री रहता है, सब चीज बढ़िया रहती है। आप ये सब चीजें करिए, पूरे टाइम आप
अपने काम धंधे और इसमें बिजी रहेंगे कि 18 घंटे से 20 घंटे काम करना, तो आपकी सेहत कभी अच्छी नहीं रहेगी और आपको हार्ट की बीमारी होने की पूरी संभावना रहती है। जी सर, और अहम सवाल ये है कि जो आधुनिक जीवन शैली, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल आप देखते हैं यूथ की, उनकी सुबह देर से होती है, उसके बाद काम में जाने की हड़बड़ी है, रात को काफी देर तक वो जागते हैं और इसके अलावा एक मानसिक तनाव हमेशा उनमें बना रहता है। तो अभी हम जो कुछ सालों से केसेस देख रहे हैं कि किसी को जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आ गया, कई सेलिब्रिटीज इसके शिकार हुए, तो क्या ये जो लाइफस्टाइल है और इसके अलावा जो एक मेंटल प्रेशर है, ये भी एक बड़ा कारण बना है अभी हार्ट अटैक का? मैंने मेंटल टेंशन के बारे में बताया कि अत्यधिक मानसिक तनाव होने से हार्ट अटैक होने का खतरा, हार्ट की बीमारी होने का खतरा। मैं जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात बना तो ऐसा ही एक खतरा जो एक्सेसिव, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर देते हैं। जिम में आप देखते सुनते होंगे, यंग एज में वो लड़का जिम में गया था, ट्रेडमिल कर रहा था और वहीं उसको हार्ट अटैक आया और मर गया। ऐसे रोज 3-4 दिन में एक केस ऐसे हो जाते हैं। तो ये यंग एज के हार्ट अटैक होने की जो प्रमुख बीमारी है वो नलियों की बीमारी में क्लॉट हो गया और हार्ट अटैक हो गया, जो कि हम मानते हैं ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। ये बीमारी एक अलग जापान में डिस्कवर हुई बीमारी है 1990 में, और जिस तरीके से ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए जिस तरीके से शोटोमुशी डिजीज है, जिस तरीके से एक धागा और वो रखा जाता है बॉक्स और पानी में डाला जाता है, उसी तरीके से ये बीमारी है। और वो पानी में डालते हैं, जैसे वो मच्छी अंदर फंस जाती है ऑक्टोपस, तो वो उसको खींच लेते हैं। उसी तरीके की ये बीमारी है जिसको हम लोग शोटोमोशी कहते हैं बीमारी। और इससे होता यह है कि जब ये बीमारी आपको एक्सट्रीम, मतलब आपको या तो मानसिक तनाव इतना हो जाए कि बिल्कुल क्या बताएं मानसिक तनाव कितना खतरनाक हो सकता है, उसी तरीके से ओवर फिजिकल एक्सरसाइज, आप ट्रेडमिल कर रहे हैं, आप वो बगल में देख रहे हैं कि वो 6 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा है, तेज चल रहा है, तो मैं 8 किलोमीटर की वो उससे चलाऊंगा। वो उतना कर रहा है, वो ऐसी बॉडी बना लिया, वो जिम जा रहा है तो वो उसकी मसल्स ऐसी हो गई। तो ये सब चीजें देखा देखी में आप ओवर एक्सर्ट कर देते हो। प्रॉपर वे से एक्सरसाइज नहीं करना एक बहुत बड़ी वजह है, और ये बीमारी होने की भी यही वजह है कि आप एक्सट्रीम प्रेशर सिचुएशन ला देते हो फिजिकल एक्सरसाइज, और उससे आपको तुरंत हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक ये जो बीमारी, उसमें वैसा ही चेस्ट पेन होता है, वैसे ही ईसीजी में, इको में चेंजेस दिखते हैं, और सिर्फ आपको पता लगेगा कि आपकी जो नलियां हैं वो नॉर्मल है, उनमें कहीं क्लॉट या कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं है, लेकिन ये बीमारी वैसे ही खतरनाक होती है। दवाई इलाज भी वैसे ही होता है, लेकिन ये बीमारी में ठीक होने के चांसेस जल्दी 6 हफ्ते या 4 हफ्ते में ये लगभग ठीक हो जाती है ज्यादातर। लेकिन आज की तारीख में यंग लोगों में हार्ट अटैक हो गया तो मतलब उतना डरने का नहीं होना चाहिए मामला, क्योंकि ये 6 से 7% लोग जो हॉस्पिटल में हार्ट अटैक होके डायग्नोज होके पहुंचते हैं वो इस बीमारी से पहुंचते हैं। ठीक है सर, तो ये भी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि एक्सेसिव एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। एक लिमिट में आप करें, और जरूरी हो तो ट्रेनर के सामने आप करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कंपटीशन में ना करें, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स उन्हें होती हैं। सर, क्या जो नई सर्जिकल तकनीकें हैं या दवाएं हैं वो अभी उपयोग में आपके माध्यम से भी लाई जा रही हैं, और ये कितनी कारगर होती हैं? देखिए, सर्जरी और मेडिसिन का प्रोग्रेस तो निरंतर चलते रहता है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि रोज नई दवाइयां, रोज नए रिसर्च, रोज नए मॉलिक्यूल दवाई के निकलते हैं और बेहतर होते हैं। फिर कुछ समय जैसे दवाइयां निकलती हैं, कुछ समय बाद यूज करके उससे बेहतर निकल जाती हैं। तो लेकिन हम साइंटिफिक वे में जब सोचते हैं, एलोपैथी एक साइंटिफिक इलाज है, वरना इलाज तो कई पैथी में होता है। साइंटिफिक पैथी में इलाज का मकसद ये होता है कि आप उसको साइंटिफिकली प्रूव करते हैं और उसके बाद वो इलाज देते हैं। आपको ये भी मालूम है कि इस दवाई से आपको तकलीफ हो सकती है, पर आपको मालूम है, उसके बाद आप देते हैं इतनी क्वांटिटी में देना है, इससे ज्यादा नहीं देना, इतने दिन देना है, इससे ज्यादा नहीं देना। चाहे वो टीबी की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, तो सारी जो दवाइयां हैं वो खतरनाक तो होती हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स आपको मालूम होते हैं। तो दवाओं के बारे में नई नई दवाइयां आती रहेंगी और नए नए आविष्कार होते रहेंगे। सर्जिकल में तो देखिए
टेक्निक्स चेंज होती हैं। अभी तक रोबोटिक सर्जरी का जमाना आ गया, कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रोबोट वही कर रहा है जो डॉक्टर करता है। वहां पर डॉक्टर्स कम हैं, वहां पर सर्जन्स कम हैं, तो वहां रोबोट जरूरी है। वो आपको सहायता भी करेगा, रोबोट घर का काम भी करता है। जी सर। रोबोट आपको गाना भी सुनाता, वहां नहीं है। विदेशों में लोग नहीं है, मैन पावर नहीं है, इसलिए वहां रोबोट जरूरी है। हमारे यहाँ मैन पावर है सबसे बड़ी चीज। हमारे यहाँ पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स इंडिया में हैं। तो यहाँ रोबोट उनके आगे कहीं, रोबोट तो कुछ है ही, रोबोट को सिखाने वाला आदमी तो डॉक्टर है, सर्जन है। जी जी। तो इसलिए यही आविष्कार है कि रोबोट कर रहा है, लेकिन उसको इतना हाइप कर देते हैं बाहर के लोग, जैसे योग को योगा बना देते हैं। तो वो ये आपकी नी रिप्लेसमेंट उससे हो रही है, ये उससे हो रहा है, तो इसलिए लोग आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा विशेष चेंज नहीं है। जी जी। क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि रोबोट को भी इंस्ट्रक्ट जो है वो मैन ही करता है, आदमी ही करता है, और उसके माध्यम से ही आगे वो स्टेप्स को फॉलो करता है। लेकिन प्रसारित करने का तरीका ऐसा हो गया है कि लोग बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन में भी आ जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि ये सबसे बेस्ट होगा। वहीं सर अगर आपके अस्पताल की हम बात करें तो वहां हृदय रोगियों के लिए वर्तमान में कौन कौन सी सुविधाएं और सेवाएं आप उपलब्ध करा रहे हैं? देखिए, मैं अभी इस अस्पताल में तो नहीं, जब मैं अपने पुराने हॉस्पिटल में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था 1980 में, जी सर, तो उस समय एक यहाँ के जितने मरीज थे, हार्ट के मरीज, उनको मैं नागपुर भेजना पड़ता था। मुझे ट्रेडमिल नहीं हुआ करती थी, ट्रेडमिल नहीं होती थी, न डीके हॉस्पिटल में थी, न प्राइवेट में थी, कहीं नहीं थी। तो हमको नागपुर भेजना पड़ता था। नागपुर में ट्रेडमिल करा के आओ, उस पर चलो, और उसके बाद फिर देखते थे, रिपोर्ट देते थे, माहुरकर साहब के पास भेजता था, उदय माहुरकर साहब के पास। जी सर। तो रिपोर्ट आती थी, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट नहीं होता था। आज की तारीख में हर अस्पताल में वो टेस्ट उपलब्ध है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि जब मैंने देखा कि यार हमारे मरीजों को बहुत तकलीफ है कि वो नागपुर जाना पड़ता है, तो मैंने उसको स्टडी करके मैंने उसको सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे सेंट्रल इंडिया में नागपुर छोड़ के मैं वो मशीन लेके आया, TMT, ट्रेडमिल टेस्ट। तो जो अभी देखते हैं आप, जिम में भी देखते हैं, लेकिन वो मेडिकल ट्रेडमिल होती है, उसमें सब मेडिकली चीजें दिखती हैं। तो वो ट्रेडमिल टेस्ट जो है वो मैंने सबसे पहले लाया। बहुत सालों तक उसको कंटिन्यू भी किया मैंने, लेकिन अब उसके बाद लगा कि उससे और चीज यहाँ के प्रदेशवासियों को देना चाहिए। तो मैं एक और विधि लेके आया, उसका नाम है EECP। ये एक ऐसी विधि है जो जिसमें ऑपरेशन के बिना, ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, बाईपास सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं, ये ऑपरेशन से भिन्न होके उसी तरीके के काम करती है कि आपकी नलियों में खून का प्रवाहित करती हैं, और अच्छे से प्रवाहित होने की वजह से आपकी नलियां जो है नई नलियां बन जाती हैं, और ये जो नलियां सिकुड़ी थी उनमें खून प्रवाहित होता है। तो ये विधि जो है पूरे विदेशों में इतनी पॉपुलर है। जी सर। हमारे यहाँ भी बड़े बड़े अस्पतालों में, अब तो खैर काफी कॉमन हो गया, लेकिन बड़े बड़े अस्पतालों में, एशियन हार्ट सेंटर से लेकर हर जगह, मतलब पहले यहाँ से लोग जामगांव जाते, जूनागढ़ जाते थे, कहाँ जाते थे, मतलब ज्यादातर वहां से करा के आता था। तो मुझे विश्वास नहीं होता था कि ऐसे कैसे भाई सर्जरी करना पड़ता है, ये क्या करवा के आ रहे हो, यहाँ बांध दिए वहां बांध दिए। लेकिन रिसर्च हो चुकी, FDA अप्रूव कर चुका, तो वो एक दूसरी चीज है। जो FDA अप्रूव करने के बाद EECP मशीन मैंने लाया, और उसका मैं उपचार करते आज 13 साल हो गए मुझे। तीसरी चीज मैंने एक ये भी देखी कि लोगों को एंजियोग्राफी करवानी पड़ती है। जी सर। तकलीफ होती है, इंजेक्शन लगता है, कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो एक नई विधि आई थी 3D वैस्कुलोग्राफी, जिसमें कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस होती है, और आपको आपकी ब्लॉकेज की स्थिति और खून का क्या सप्लाई है, कम है, ज्यादा है, क्या स्थिति है आपका हार्ट की नलियों की, उसकी जानकारी मिलती है। तो अभी ये दोनों टेक्निक से काम हो रहा है हॉस्पिटल में। जी सर। सर, और आपने एक किट की भी शुरुआत की थी, हम उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि वो किट क्या फर्स्ट एड के तौर पर मरीजों को दी जा सकती है, किस तरह से ये काम करती है? मैं चाहता था कि आप इस बारे में मुझसे जरूर पूछें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को मालूम भी नहीं है और उनके बहुत फायदे की चीज है। मेरे अस्पताल में मैंने इसको करीब करीब 5-6 महीने से शुरू किया है। ये एक किट है। जी सर। इसको मैंने नाम दिया है संजीवनी किट। जी। इसमें 4 गोली हैं। ये चारों गोली आपको
मुंह में रख लेना है, कब रखना है वो बताऊंगा मैं। ये चारों चबा लेना है और पानी पी के, तो ये लेने का तरीका ये है। इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 25 से 2025। तो आप ये किट फ्री में पा सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहा मैं, और मेरे अस्पताल में फ्री में है ये कई महीनों से। मैं चाहता था कि लोगों इतने सालों से तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, मुझको लगता था कि कुछ तो ऐसा करूं जिससे लोगों को बहुत भला हो। जो ट्रेडमिल कराने आएगा, जो ईसीपी कराने आएगा, वो तो पैसा देगा बेचारा, है ना, वो तो मेरा ब्रेड एंड बटर है। लेकिन ये किट मैं उनको फ्री में देता हूँ, जिस आदमी को चाहिए वो फ्री। ये क्यों यूज करना और कब यूज करना, उसके बारे में इस संजीवनी किट में मैंने लिखा है। ये मैंने ही लिखा है कि आपको जब कभी सीने में जोर कर, किसी को भी, आपके पास ये अपनी जेब में होना चाहिए। किसी को भी जोर का दर्द हो, पसीना निकले, घबराहट हो, चक्कर आए, गैस की तकलीफ जैसा लगे, और लगभग वो 25 साल के ऊपर की उम्र का हो, तो उसको ये किट खोल के तुरंत उसको दे देना चाहिए। गोलियां पानी के साथ पी ले। और क्योंकि ये आपको जो तकलीफ हो रही है वो जरूरी नहीं है कि गैस की हो, और गैस की होगी तो भी ये गोली आपको नुकसान नहीं करेगी, लेकिन हार्ट की होगी तो ये गोली आपकी जान बचा सकती है, आपकी भी जान बचा सकती है, आपके पास होगी तो किसी और की भी जान बचा सकती है। तो आप ये किट हमेशा अपने पास रखें। इससे जो फायदे हैं वो कोई नुकसान नहीं है। फ्री का किट है, सबके पास होना चाहिए। लेकिन और मैं तो चाहता हूं कि सरकार इसको अडॉप्ट करे, लोग इसको अडॉप्ट करें, सोसाइटीज इसको अडॉप्ट करें, क्लब्स इसको अडॉप्ट करें, जिम वाले इसको रखें कि भाई कभी कुछ इमरजेंसी होगी तो आपके पास में क्या है। हमारे पास में आजकल क्या है, छाती में किसी को दर्द हो गया, जिम में देख लो, आप कहीं भी देख लो, घर में देख लो, क्या होता है, किसी को सीने में दर्द हुआ, पसीना हो गया, तो सब घबरा जाते हैं। कोई तलवा रगड़ रहा है, कोई जो है पानी छिड़क रहा है, कोई लिटाओ मत, बिठाओ मत, कोई एम्बुलेंस के लिए फोन कर रहा है, कोई रिश्तेदार को बुलाने चले गया। ये सब नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये किट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस गोल्डन आवर, 1 घंटे का ये गोल्डन आवर में आपको ये किट, ये दवाई उनको दे देना है और उनको अस्पताल ले जाना है। 1 घंटे का आपके पास वक्त है। इस बीच उनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो सकती है। तो इस किट की इतनी अहमियत है, तो आप जरूर इस चीज को जानें कि हार्ट अटैक के समय आपको क्या करना है। लोग जो है ना देखते हैं टीवी पे, तो वो आजकल सीपीआर का बड़ा फैशन है। जी सर। तो जिम में गिरा हुआ आदमी, मैं जब जिम में एक बार गया था तो देखा वो आदमी जिम से ट्रेडमिल करते गिर गया, तो उसके ऊपर एक आदमी आ गया, वो चालू कर दिया उसने। तो ऐसे नहीं है, सीपीआर का ये मतलब नहीं है। सीपीआर का मतलब कुछ भिन्न है। जी। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो आपने सीपीआर नहीं, जो आदमी बेहोश होगा उसके लिए सीपीआर है। जी। जो आदमी बेहोश होगा, जो गोली नहीं खिला सकता, आप उसको गोली नहीं खिला सकते, ये जान नहीं सकते कि इसको हार्ट अटैक है या कार्डियक अरेस्ट है, क्योंकि आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ओवर एक्सर्शन हो सकता है। ये जो बीमारी बताया मैंने जापान की, वो हो सकती है। लेकिन उसमें ये आपका कार्डियक मसाज काम नहीं आएगा। जी सर। लेकिन आपको बहुत सारी अन्य बीमारी जहां पर हो, उसमें आपको सीपीआर की एक अलग वैल्यू है। अब आदमी बेहोश होकर गिर रहा है, मर गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीपीआर देने का जगह है स्विमिंग पूल। जी। स्विमिंग पूल में कहीं डूबता हुआ आदमी आपको दिखे, उसको निकालिए। उसको ये सब पानी निकालने का ढूम ढाम करने की जरूरत नहीं है आपको उसको ऑक्सीजन वहां पर रहना चाहिए। मैं मलेशिया गया था, मैंने देखा कि वहां पे एक स्विमिंग पूल में 6 ऑक्सीजन सिलेंडर थे, 1 2 3 1 2 3 6 ऑक्सीजन सिलेंडर थे। जैसे किसी को कुछ हुआ, सीधा बाहर निकालो, उसको ऑक्सीजन दो, सबसे प्रमुख ऑक्सीजन दो, और अगर वो होश में है उसको सीपीआर करो। वही यूटिलिटी है और सबसे बड़ा यूज है ऑक्सीजन का। जी सर। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर। ये जो सीपीआर है वो हर बार एक कारगर तरीके के तौर पर इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि गोल्डन आवर एक बहुत अहम पीरियड होता है। और ये जिस किट की बात करने की है उसे आप निःशुल्क फरिश्ता हॉस्पिटल से प्राप्त भी कर सकते हैं। सर, हृदय रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो स्वस्थ जीवन जी सके? मैं तो कहते आ रहा हूं एक ही बात जी, कि अपना ध्यान दीजिए, टेंशन मत लीजिए, काम कम करिए, एंजॉय करिए, अपनी मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जी। अगर आप ये 3 चीजों को ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला, और योग करिए और फ्री रखिए। जीवन में आए हैं इस दुनिया में, सभी को जाना है, अच्छे से जी के जाएं, अच्छा एंजॉय करें, अच्छा खाएं, अच्छा एक्सरसाइज करें,
अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान दें, अपने बच्चों का ध्यान दें। सबसे प्रमुख तो यही है। बीमारी तो आती जाती है जी, ये चीजें कहीं नहीं मिलेंगी। बिल्कुल सर। सर, चेकअप की भी एक बात आती है कि लोगों के मन में सवाल भी होता है कि हमें चेकअप कब कराना चाहिए, क्या इसका पूरा रूटीन हमें फिक्स करना चाहिए, कितने अंतराल में सर चेकअप होना चाहिए? देखो, पूरे प्रदेश के डॉक्टर मेरे अगेंस्ट में है, क्योंकि मैं ऐसी बातें बोलता हूं जो उनको पसंद नहीं आती है, पैथोलॉजी वालों को पसंद नहीं आती है, रूटीन चेकअप। मैं रूटीन चेकअप के बिल्कुल खिलाफ हूं, टोटली खिलाफ हूं। काहे का रूटीन चेकअप? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे चेकअप करोगे आप? ये एम्बुलेंस लेके चले जाते हैं ये सारे डॉक्टर्स और ये सब पैथोलॉजिस्ट, आपका चेकअप कर, आपको कोई तकलीफ है नहीं है, लेकिन चेकअप पूरा हो रहा है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ दिख गया, तो अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चलो 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 आप अपना टीएमटी करा लो, इको करा लो, ईसीजी करा लो। उसमें कुछ दिख गया, छोटा मोटा फॉल्ट दिखा नहीं दिखा, उसके बाद आपका एंजियोप्लास्टी हो गया, एंजियोग्राफी हो गया। तो चेकअप की क्या यूज है? ये आदमी स्वस्थ था, उसको मैंने बीमार बना दिया। जी सर, यही हो रहा है, यही हो रहा है। और मेडिकल साइंस को आप पाक साफ मत समझिए। जो ऊपर बैठे लोग हैं, WHO हो चाहे कोई, इनको आप बिल्कुल ईमानदार और पाक साफ मत समझिए। ये लोग कब ब्लड शुगर के लेवल को अपने हिसाब से पैसे खा के कितना कम कर देते हैं कि नहीं, इससे ऊपर तो आपको इलाज लेना पड़ेगा। अब उन लोग कहते हैं कि ये प्री डायबिटिक हो गया, ये ब्लड प्रेशर की ये वैल्यू नहीं, अब जो है ना 110 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है? कल तक आप बोले थे 120-80, आज बोल रहे हो 110-70। तो ये सब चीजों पर आप मतलब बिल्कुल मत जाइए। रूटीन चेकअप की कोई वैल्यू नहीं। जिसको बीमारी है उसको जरूर चेकअप कराना चाहिए, उसको डॉक्टर ने जब बुलाया तब जाना चाहिए। लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे जबरदस्ती अपना चेकअप कराना है, अपना मैं स्वस्थ हूं कि नहीं, ये सब मतलब बड़ी बड़ी जगह। आजकल तो बंबई में एक नया AI सेंटर खुल गया। अब यहाँ बोलना नहीं चाहिए पब्लिक फोरम में, लेकिन ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ शोषा है जो प्रोफेशनल तरीके से आपको, जनता को एक्सप्लॉइट करने के लिए बना है। क्योंकि बीमार तो 25% लोग होते हैं, पॉपुलेशन 75 और प्लस 25। तो वो जो 75 है जो बीमार नहीं है वो तो आपसे छूट जाएंगे डॉक्टर से। बिल्कुल सर। तो इसलिए उनका चेकअप करो, उनका सब चेकअप कराओ, उसमें कुछ बीमारी दिखाओ और उनका इलाज करो। तो बीमार नहीं हो क्या आप बीमार बन जाते हो, मरीज बन जाते हो। तो मरीज नहीं बनना है, आपको अपने इंसान रहना है। और डॉक्टर को भी मरीज नहीं बनाना है, मरीज को नहीं, इंसान को ठीक करना है। तो एक इंसान समझकर अगर ट्रीटमेंट करेंगे सारे डॉक्टर्स और इस तरह की विचारधारा रखेंगे तो निश्चित तौर पर जो तमाम भ्रांतियां इस विषय से जुड़ी, इस क्षेत्र से जुड़ी हैं, वो जरूर लोगों की दूर हो जाएंगी। और उस कार्यक्रम के माध्यम से हमने भी यही करने की कोशिश की है। तो आज इंडिया हेल्थ के इस एपिसोड में हमने बात की हृदय रोग पर। हमने जाना कि किस तरह से हृदय रोग होता है, इसके कारण, लक्षण और उपचार पर भी हमने विस्तार से चर्चा की। हमारे साथ फरिश्ता हॉस्पिटल रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर ए फरिश्ता जिस कार्यक्रम से जुड़े थे, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आकर दर्शकों को इस विषय पर अहम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इंडिया हेल्थ के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।